नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 8th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 8th के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अध्याय है, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा ही हुआ है, जैसे हम लोग उद्योग कह रहे हैं और उद्योग का ये जो चैप्टर है इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अपनी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने आप सभी के साथ ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर फैक्ट्रियां क्या होती हैं, है ना दोस्तों। हमने आप सभी के साथ ये समझा था कि फैक्ट्री या फिर अगर हम लोग कहना चाहें कि कारखाना, है ना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग उद्योग के नाम से जानते हैं। और भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने और फैक्ट्रियां पाई जाती हैं। इन कारखानों को और फैक्ट्रियों को जो बनाने का उद्देश्य है, मकसद है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग भारत में और दुनिया में किन किन इलाकों के अंदर उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, भारत में कौन सा ऐसा बिजनेस है या फिर कौन से ऐसे उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग जो दुनिया के अलग अलग देशों में होते हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा उद्योग दिख सकते हैं, और उसी के साथ साथ भारत के अंदर किया जाने वाला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जिसे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं, उसकी कहानी को आप सभी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, एक शब्द यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि एक शब्द यहाँ पर लिखा है जिसे कहा जा रहा है प्रगलन। अब प्रगलन का मतलब क्या होता है? देखिए, हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे खनिज हैं और इन्हीं में से आपको कुछ खनिज दिखते हैं जैसे लोहा और इस्पात। इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इनको हम लोग आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? इनको हम लोग आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अभी आधारभूत उद्योग का मतलब क्या है? आधारभूत उद्योग का मतलब है कि आपके जो लोहा और इस्पात है, ये आप किसी भी चीज़ के अंदर इसको देखते हैं। जैसे मेरा चश्मा है, इसके अंदर भी आपको लोहा दिखता है। ये जो मेरी बड़ी सी स्क्रीन है मेरे पीछे, इसके पीछे इसके अंदर भी हमें लोहा दिखता है। वो जो फ़ोन आप अपने हाथ में लिए बैठे हुए हैं और जिसमें मुझे आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी हमें लोहा दिखता है। तो मुख्य तौर पर लोहा जो है वो हर एक प्रकार के तत्व के अंदर आपको दिखता है और इसीलिए इसको हम आधारभूत उद्योग कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ इसके बिना संभव नहीं है और ये हर एक चीज़ का आधार है, यानी कि बेस है। अच्छा, ये जो लोहा होता है इसको हम लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं। चाहे ऐसा ही आपका इस्पात हो, इसको हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में बदलते रहते हैं। आप लोहे के बड़े बड़े दरवाजे भी देखते हैं, लोहे की खिड़कियां भी, लोहे की कील भी देखते हैं और लोहे के अलग अलग सामान भी। ये लोहे को अलग अलग तरीकों में जो परिवर्तित किया जाता है वो किया जाता है प्रगलन के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि पिघलाया जाता है। लोहे की शेप को, उसके आकार को, उसके साइज को मोल्ड किया जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमें इतना बड़ा परिवर्तन होते हुए दिखता है। तो मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि जब हम मुख्य तौर पर ये देखते हैं कि जब हम लोहे को पिघला लेते हैं, उसके आकार और उसकी स्थिति को बदलते हैं, इसी को हम लोग प्रगलन कहते हैं। कि बहुत ज़्यादा तापमान पर हम ले जाते हैं इसको और तापमान पर ले जाकर मुख्य तौर पर हम लोग करते हैं कि इसमें परिवर्तन करते हैं, उसी को हम लोग लोहा इस्पात कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका प्रगलन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कि जो भी आपके तत्व हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्म करा, पिघलाया और उसके बाद फिर उसको अलग अलग शेप्स में बदलकर उनका प्रयोग करना शुरू किया, इसे तो हमने प्रगलन कहा। आप देखते हैं कि ये जो आपके लोहे और इस्पात उद्योग हैं, ये हर एक प्रकार के काम के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। और अगर ये जो आपके लोहे और इस्पात उद्योग हैं, ऐसे कारखाने जहाँ पर लोहे और इस्पात को बनाया जाता है, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा जटिल है। अगर हम लोग देखें कि आपका ये जो लोहा और इस्पात उद्योग है, इसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास कम से कम 1 टन कोयला होना चाहिए। उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे पास 4 टन अयस्क, अयस्क का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, और एक टन चूना पत्थर, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? उसके बाद हमें इस्पात प्राप्त होता है। तो ये जो आप इस्पात देख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्टील कहा जाता है, स्टील हमें पृथ्वी के गर्भ से नहीं मिलता है, इसे मनुष्य बनाता है। लोहा हमें ज़मीन के अंदर से मिल जाता है, सोना भी, चांदी भी। लेकिन जब हम इस्पात की बात करते हैं तो इस्पात को हमें बनाना पड़ता है और इस्पात को बनाने के लिए उसमें हमें कोयला चाहिए, 4 टन अयस्क चाहिए, 1 टन चूना पत्थर चाहिए और फिर हमें 1 टन इस्पात मिल सकता है। तो अगर इनका सही अनुपात डाला जाता है तभी हमें 1 टन इस्पात मिलता है। अच्छा,
इस्पात को और मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम, निकल और तांबा माला बनाया जाता है। और ये जो इस्पात है ना आपका, ये जो स्टील है, ये भी आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ये लोहे की तरह ही आपको कैसा दिख जाता है, सॉलिड दिख जाता है। और ये लाइट भी होता है, लोहा ज़्यादा भारी होता है, ये लोहे की तरह ही मजबूत होता है, लेकिन आप देखते हैं कि इसके अंदर जो वज़न होता है वो कम होता है। तो वज़न के हिसाब से कम है और मजबूती सेम है। इसी वजह से आप देखते हैं कि स्टील का अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर जो हमारे इस्पात उद्योग हैं, कहाँ कहाँ पर आपको हमारे इस्पात के कारखाने मिल जाते हैं। इस्पात को बनाने के लिए हमें 1 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क, उसके साथ 1 टन चूना पत्थर मिलाएंगे तो हमें 1 टन इस्पात मिलता है। इस्पात के अंदर एल्यूमिनियम, निकल को भी डाला जाता है ताकि वो और मजबूत हो, और इसे मेरुदंड कहा गया। मेरुदंड का मतलब कि भारत के अंदर और किसी भी देश के अंदर अगर उस देश को अपने आप को विकसित करना है, अगर उस देश को अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उस देश के अंदर कहीं ना कहीं इस्पात के कारखाने होने चाहिए। भारत में कहाँ पर है? भारत के अंदर हमारा जो छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र है वो एक है। उसके साथ पश्चिम बंगाल में है हमारा एक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। उसके बाद आप देखते हैं कि झारखंड के राउरकेला में है, उड़ीसा के विजयनगर में है, और विशाखापट्टनम आप देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आपको हमारे इस्पात के उद्योग दिख जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा जमशेदपुर वाला इस्पात केंद्र है, या फिर हमारा जो जमशेदपुर वाला आपको इस्पात उद्योग दिखता है, या फिर जमशेदपुर का जो हमें कारखाना दिखता है, ये मुख्य तौर पर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है बच्चों, आपको दिखता है कि इस्पात उद्योग है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको आज़ादी से पहले ही क्या कर दिया गया था, इसको मुख्य तौर पर ये मौजूद था, और उसके बाद आज़ादी के बाद इसको भारत की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आज़ादी के बाद से ही, इसके पहले से ही ये कंपनी मौजूद थी। साल 1907 में आप देखते हैं कि टाटा ग्रुप, जिसने क्या किया बच्चों, टिस्को के नाम से क्या किया था, जमशेदपुर के अंदर इस स्टील के कारखाने को लगाया था। और तब से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में स्टील को बनाया जाता है। और आज के समय में भारत का जो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि स्टील का उत्पादन किया जा रहा है, वो इसी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य तौर पर जो दुनिया है, दुनिया के कौन कौन से हमारे देश हैं जहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के कारखाने या फिर काम करते हुए लोग दिख जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो पीटर्सबर्ग कर एक क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप देखते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, कि अमेरिका का एक पीटर्सबर्ग कर इलाका है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्पात के कारखाने हैं। और यहाँ पर इस्पात के कारखाने क्यों हैं? क्योंकि इस्पात बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमें कोयला चाहिए। क्योंकि पीटर्सबर्ग ये जो एरिया है अमेरिका के अंदर, यहाँ पर कोयला बहुत मिल जाता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इसी कोयले की खदानों के आसपास ही क्या किए गए हैं, इस्पात के कारखानों को लगाया गया है। कोयला ले आते हैं, चूना पत्थर ले आते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि इसके अंदर अयस्क को मिलाया जाता है और बड़ी मात्रा में फिर यहाँ से इस्पात को निकाला जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में इस इलाके से अमेरिका के अंदर आप देखते हैं कि पीटर्सबर्ग में इस्पात के कारखाने लगे हुए हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि इस्पात या फिर जो हमारा लोहा उद्योग है, जिसे हम लोग आधारभूत उद्योग कह रहे हैं, कि हर एक चीज़ के अंदर आपको लोहे और इस्पात दिख ही जाता है। इसके अलावा मनुष्य जो है कहीं ना कहीं दूसरे प्रकार के उद्योगों में भी शामिल रहता है, और दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग प्रकार के उद्योगों को करते आ रहे हैं। अगर आप लोग भारत में देखें तो यहाँ पर एक शब्द आपके सामने लिखा गया है जिसे हम लोग टेक्सटाइल कह रहे हैं। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेक्सटाइल का मतलब होता है मुख्य तौर पर बुनना या फिर सीना। क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे जो टेक्सटाइल शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द जिसे हम लोग टेक्सेई कह रहे हैं उससे बना है, और इसका मतलब होता है बुनना या फिर किसी चीज़ को तैयार करना। आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर हम लोहे और इस्पात के उद्योग के तो कारखाने रखते ही हैं, उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो भारत के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे सूती वस्त्र उद्योगों के, भारत में कपड़े का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और भारत हमेशा से ही अपने कपड़ों के कारखानों को लेकर प्रसिद्ध रहा है। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो भारत के अंदर क्या है बच्चों, धागों से कपड़े की बुनाई की जाती है। हमारे पास बहुत सारे धागे होते हैं, हम उन धागों को रख देते हैं और उनको एक साथ जोड़ने लगते हैं, और उसी के बाद हम क्या देखते हैं कि हम कपड़ों को बनाना शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो कपास है, ऊन है, सिल्ट है, पटसन है, ये सभी जो हमारे मुख्य तौर पर देखते हैं कि हम कपास को लाते हैं, रुई को लाते हैं, रुई के धागे बनाते हैं, और रुई के धागे को सीने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मुख्य तौर पर कपड़ा मिलता है। तो कपड़े बनाने के लिए हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाते हैं।
हम देखते हैं कि हम जो रेशम होता है, रेशम के आपको पता है बच्चों कीड़े होते हैं रेशम के पौधे पर, रेशम को भी हम लोग क्या करते हैं मुख्य तौर पर उगाते हैं और इसको कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाते हैं। और ये मानव निर्मित भी हो सकता है कि बहुत से जो आपके रेशम हैं ये मनुष्यों के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि उसके अलावा जो आपके ये रेशम है ये आपको प्राकृतिक तौर पर भी पैदा हुए दिखते हैं। तो भारत में बड़े लेवल पर कपड़े के कारखाने हैं और भारत में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योगों को उगाया जाता है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि सूती वस्त्र अगर आपको बनाना है तो आपके पास कपास होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप कपास को मुख्य तौर पर मशीन में डाल देते हैं और मशीन में डालने के बाद ये जो आपका कपास होता है ये कपड़े में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि आपके पास रेशम है, आप रेशम को क्या करेंगे दोस्तों, रेशम के जो धागे हैं, तंतु हैं, उनको मशीन में डाल देंगे और उसके बाद फिर आपको कपड़े की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हम सिल्क के ज़रिए, कपास के ज़रिए, जूट के ज़रिए, नाइलॉन के ज़रिए अलग अलग प्रकार के कपड़ों को बनाते रहते हैं। क्या आप लोग बताएंगे कि किस तरीके के कपड़े आप पहने हुए हैं? क्या वो सूती कपड़ा है, क्या वो नायलॉन का कपड़ा है, क्या वो रेशम से बना हुआ कपड़ा है? अलग अलग प्रकार के कपड़ों से, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, तंतुओं से आप देखते हैं कि कपड़े बनते रहते हैं। भारत के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारा ये सूती वस्त्र उद्योग है ये काफ़ी पुराना है और आप देखते हैं कि 18वीं सदी से, लगभग आज से 350 साल पहले से भारत के अंदर कपड़े के कारखाने खुलते आते रहे हैं। भारत के अंदर जो हमारा कालीकट जो केरल में पड़ता है, मसूलीपट्टनम, उसी के साथ सूरत जो गुजरात में पड़ता है, ये भारत के वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कपड़े के कारखाने दिख जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो कपड़े की कारखाना था, जिसे हम लोग मिल कह रहे हैं, मिल का मतलब क्या होता है, मिल का मतलब होता है कारखाना। भारत में सबसे पहला जो आपका कपड़े का कारखाना है वो 1854 में शुरू हुआ था, आपसे यही पूछा जा रहा है। और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमने फिर कानपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में, लुधियाना में, इन सभी इलाकों के अंदर क्या किया, धीरे धीरे कपड़ों का उत्पादन करना शुरू किया है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमने मुंबई में खोल लिया 1854 में और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे भारत का नक्शा है वहाँ पर अगर आप लोग कालीकट इलाके को देखते हैं, आप गुजरात को देखते हैं, आप मसूलीपट्टनम को देखते हैं, तो इन इलाकों के अंदर आप कपड़े के उद्योग को देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद राज्य की, अहमदाबाद जो हमारा शहर है मुख्य तौर पर जो गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1859 में सबसे पहली सूती मिल खोली गई थी। भारत में सबसे पहली कौन सी है तो दोस्तों 1854 में मुंबई में खुली है, उसके बाद फिर गुजरात के अहमदाबाद में खुलती है दूसरी। और आप देखते हैं कि ये भारत का अहमदाबाद क्या है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले में, बहुत ज़्यादा तरीके से सूती कपड़े को बनाया जाता है और इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा बनता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़ों को, सूती कपड़ों को बनाया जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए जापान की, तो जापान का भी एक शहर है जिसे कहा जाता है ओसाका, और ये जो ओसाका है ना, ये जापान का मैनचेस्टर है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? ओसाका के अंदर ही आप देखते हैं कि जापान में इस तरीके के कपड़े उगाए जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ का जो भौगोलिक कारण है कि ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर लोहा इस्पात आसानी से मिल जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आसानी से आ जाते हैं क्योंकि ये समुद्र के पास है, और बिजली भी आसानी से मिल जाती है। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जापान के ओसाका शहर के अंदर बड़ी मात्रा में क्या किया गया है, सूती वस्त्र उद्योगों के कारखानों को लगाया गया है और उसको निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं कि एक तो हमने मुख्य तौर पर अपने प्रमुख उद्योगों को पढ़ा और उसके अंदर हमने सूती वस्त्र उद्योग को जाना, और भारत के अंदर ये जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है कब से बनता आ रहा है उसको पढ़ा। अब सूती वस्त्र उद्योग के अलावा अगर हम लोग देखते हैं भारत के अंदर और भी प्रकार के हमारे उद्योग मौजूद हैं जिसको हम लोग कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप अभी घर पर बैठे हैं और मैं आपसे बहुत दूर हूँ, किलोमीटर दूर हूँ, हज़ारों किलोमीटर दूर, लेकिन आप तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो पा रहा है? इसके पीछे वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तकनीक है और तकनीक ने मनुष्य के जीवन को बेहतर किया है। अगर भारत के अंदर हम लोग देखें तो भारत में बड़े मात्रा पर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी है, हम सूचनाओं को बेहतर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं वो बड़ी मात्रा में हो रही है, और इससे जो लोगों का जीवन है, आर्थिक स्तर है, वो बहुत तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है। और अब जो लोग हैं क्या है, तेज़ी से अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं इस सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से। और भारत का जो हमारा बेंगलोर शहर है दोस्तों, है ना, यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के आपको क्या दिख जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेस दिखते हैं। तो ये बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि हमारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रही। अब लेके चलते हैं आपको अपनी आज की 1 मिनट क्लास की रिवीजन की तरफ। हमने अपनी आज की क्लास में मुख्य तौर पर पढ़ा क्या,
हमने ये देखा कि जो हमारा लोहा और इस्पात उद्योग है ये एक आधारभूत उद्योग है। उसके बाद फिर हमने ये देखा मुख्य तौर पर कि भारत के अंदर जो प्रमुख उद्योग है वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो बड़े लेवल पर किया जाता है और 1854 से ही आप देखते आ रहे हैं कि इसको किया जाता रहा है। फिर हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ ये समझा कि दुनिया के कौन से और देश हैं जहाँ पर आप सूती वस्त्र उद्योग को देखते हैं, तो हमने जापान को इसमें देखा। और उसके बाद फिर हमने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को कैसे बदला है। हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन के आ जाने से, टेक्नोलॉजी के आ जाने से अब बच्चे दूर बैठे बैठे हुए भी अच्छी तरीके की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति तक डॉक्टर की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन मनुष्यों के अंदर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग आप सभी के सामने आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस को रखते हैं और आप सभी बच्चे इन होमवर्क के क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक सवाल आपके सामने रखा गया है कि भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा है। भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा है, एक तो ये आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी करें। ये होता क्या है और आपको बताना है कि इससे आप लोग क्या समझते हैं, ये आपको समझाना है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग जापान के ओसाका में कैसे फैला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। आशा है कि आप सभी बच्चों को ये जो हमारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं पूरे तौर पर समझ में आएंगे। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक नया अध्याय होगा, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे हमसे जुड़े रहें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।